हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीहू अकेडमी। मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इससे पहले की जो वीडियोज हैं वो आ चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की वीडियो है, फिलोसॉफिकल एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं सामाजिकरण का अर्थ। ठीक है, तो ये मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में बनाए हैं नोट्स। ठीक है, और आपको ये सब पीडीएफ वगैरह या आपको कुछ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको वहां पे मैं सेंड कर दूंगी। ठीक है, और पेपर्स जो है वो टेलीग्राम पे अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके ग्रुप का लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले सामाजिकरण का अर्थ। तो सामाजिकरण का अर्थ देखिए, जन्म के समय मानव शिशु मात्र एक प्राणी शास्त्रीय अथवा जैविकीय इकाई के रूप में होता है। इस समय वह रक्त, मांस एवं हड्डियों से बना एक जीवित पुतला मात्र होता है। उसमें कोई भी सामाजिक गुण नहीं होता। समाज के रीति रिवाजों, प्रथाओं, मूल्यों एवं संस्कृति से वह अनभिज्ञ होता है, किंतु वह कुछ शारीरिक क्षमताओं के साथ जन्म लेता है। इन क्षमताओं के कारण ही वह बहुत कुछ सीख लेता है, समाज का क्रियाशील सदस्य बन जाता है तथा संस्कृति को ग्रहण कर लेता है। सीखने की यह क्षमता व्यक्ति में समाज में रहकर तथा समाज के अन्य लोगों के संपर्क में आने पर ही विकसित होती है। सामाजिक संपर्क के कारण ही व्यक्ति एक प्राणी शास्त्रीय प्राणी से सामाजिक प्राणी बन जाता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा मानव पशु स्तर से ऊपर उठकर मानव की संज्ञा प्राप्त करता है। इस प्रकार मनुष्य के एक सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया, इसका सामाजिकरण कहलाता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप मानव पशुवृत्त स्तर से ऊंचा उठकर मानव की संज्ञा प्राप्त करता है। अब देखिए, अगर मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, जब कोई मानव शिशु मात्र होता है, ठीक है, यानी कि जब एक बच्चा जन्म लेता है, बिल्कुल छोटा होता है, तो वो क्या होता है, एक जैविकीय इकाई के रूप में होता है, यानी कि वो एक जीव तो है। ठीक है, कैसा जीव है, रक्त मांस हड्डी से बना एक क्या है, जीवित पुतला है। ठीक है, उसमें उसे कुछ नहीं पता कि दुनिया कैसी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस तरीके के हमें समाज में कहा जाता है, क्या सामाजिक नियम है, क्या सामाजिक गुण है, क्या सामाजिक दोष है, उसे कुछ नहीं पता। ठीक है, तो वो जो बालक है जैसे जैसे बड़ा होता है वो समाज में रहता है, परिवार के बीच रहता है, समाज के लोगों के बीच रहता है, तो वो बहुत से नियम कानून जानता है। उसके अलावा वह जानता है कि किस तरीके से सामाजिक गुण होते हैं, क्या नैतिकता होती है, किस तरह से किसी से व्यवहार किया जाता है, किस तरह से किसी के साथ रहा जाता है। ठीक है, तो ये सब जो चीजें होती हैं, जब एक बालक जान लेता है तब वह क्या करता है, वो एक संज्ञा ग्रहण करता है, किस किस चीज की, मानव की। ठीक है, तो उस जीवित पुतले से लेके मानव तक का जो सफर होता है, मानव बनना, वो क्या होता है, सामाजिकरण होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को ही सामाजिकरण कहते हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो आप जब छोटे थे तो आपको ये नहीं पता था कि कैसे खाया जाता है, कैसे उठा जाता है, कैसे बैठा जाता है, कैसे कपड़ा पहना जाता है। आप समाज में रहे, परिवार के बीच रहे, समाज के बीच गए, स्कूल गए, है ना, लोगों के बीच गए, तो आपको पता चला कि कैसे खाते हैं। ठीक है, आप तो ऐसे जानवर की तरह नहीं खाते ना, हम इंसान की तरह खाते हैं। तो हमें बताया गया, एक बच्चे को सिखाया जाता है कि बेटा चम्मच से खाया जाएगा, इस तरीके से लेकर खाया जाएगा। अगर हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ चॉपस्टिक से खाया जाता है, तो वहाँ बच्चों को बताया जाता है कि चॉपस्टिक से खाया जाएगा, इस तरह से खाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ही बताया जाता है कि हमें कपड़े पहनने होते हैं, इस तरह से पहनने होते हैं, इस तरह से चलना होता है, इस तरह से देखना होता है। तो ये चीजें जो होती हैं, इस तरह से हमें व्यवहार करना होता है, ये सब चीजें क्या होती हैं, हमें मानव बनने में मदद करती हैं। देखिए, यहाँ लिखा है ना कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा मानव क्या होता है, पशु स्तर से ऊपर उठकर मानव की संज्ञा ग्रहण करता है, यानी कि आप में और पशु में एक अंतर हो जाता है। ठीक है, और वो जो अंतर है, वो जो डिफरेंस है, वो कौन लाता है, समाज। ठीक है, तो ये जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है, ये क्या करती है, इसी अंतर को आपके अंदर लेकर आती है। ठीक है, क्योंकि अगर एक बच्चा है, ठीक है,
और अगर वो किसी पशु के साथ है, ठीक है, उसे किसी मानव ने नहीं पाला, वो किसी समाज में नहीं पला, बल्कि वो क्या रहा, एक पशु के साथ रहा, खाली रहा, तो वो क्या करेगा, एक जानवर की जैसी हरकतें करेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो सिर्फ देख के सीखेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक बच्चा क्या होता है, एक पशु के समान ही होता है, वो कुछ नहीं जानता, वो क्या होता है, सिर्फ एक रक्त मांस और हड्डी से बना एक जीवित पुतला होता है, ठीक है। उसमें संस्कार भरे जाते हैं, उसमें सीख भरी जाती है, उसमें नैतिकता भरी जाती है, उसमें गुण भरे जाते हैं, और यही सब जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो अगर सरल शब्दों में कहें तो समाज में कहकर समाज में रहने का जो ढंग है वो जब एक बालक सीखता है और वो पशु स्तर से ऊपर उठकर मानव स्तर को ग्रहण करता है, और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो आप थोड़ा ना पॉज करके उसके बाद नोट कर लीजिएगा, ठीक है, या एसएस ले लीजिएगा। आगे देखिए, समाजीकरण की परिभाषाएं, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन। तो आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि समाजीकरण किसे कहते हैं, या समाजीकरण का अर्थ बताइए, या समाजीकरण के अर्थ एवं परिभाषाएं दीजिए, तो सभी तरीके से आप इनको लिख के आएंगे, दोनों चीजों को, ठीक है। समाजीकरण की परिभाषा, तो ग्रीन ने क्या कहा है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मीयपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इनमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं होगा, डिक्टो आपको ऐसे ही एज इट इज डेफिनेशन और राइटर का नाम याद करना है, ठीक है। स्टीवर्ट एवं ग्रीन के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति के विश्वासों, मनोवृत्तियों, मूल्यों एवं प्रथाओं को ग्रहण करते हैं। न्यू मेयर के अनुसार एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया का नाम ही समाजीकरण है। जॉनसन के अनुसार समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने योग्य बनाती है, ठीक है। अब आप एक छोटी सी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ कि एग्जाम में अगर आप ये डेफिनेशन याद करते हो, और ऐसा होता है ना कि आपको एक डेफिनेशन याद हो गई, आपको राइटर का नाम याद नहीं रहा, ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको जो भी डेफिनेशन याद है और जो भी राइटर का नाम याद है, आप वो लिख के आ सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई ऐसी मतलब परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन डेफिनेशन के अंदर कुछ भी चेंज मत कीजिएगा, एज इट इज वर्ड्स को याद कीजिएगा, ठीक है। और अगर हो सके तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इंग्लिश में ही अपनी जो डेफिनेशंस हैं वो तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो डेफिनेशंस हैं अगर आप इंग्लिश में लिख के आते हैं तो एक्स्ट्रा हाईलाइट आपका हो जाता है, जिससे कि आपके मार्क्स पे थोड़ा असर पड़ता है, ठीक है, और आपको जो मार्किंग की जाएगी उसमें थोड़ा सा मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। ये मेरी एक पर्सनल टिप है, ठीक है। तो बाकी आप लोगों का अपना मन है कि आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं और किसी भी तरीके से लेके आ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है समाजीकरण के सिद्धांत। अब मैं आपको बता दूं कि समाजीकरण के जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलाइजेशन, इसका यूज आप समाजीकरण की विशेषताओं में भी कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशलाइजेशन अगर आपके पास लिखने के नहीं आता है तो भी आप इन्हें लिख के आ सकते हैं, ठीक है, ये गलत नहीं होगा, ओके। सबसे पहले देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया 3 महत्वपूर्ण पक्षों जीव रचना, व्यक्ति तथा समाज पर आधारित है। नेक्स्ट है, समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है, सामाजिक मूल्यों, आदर्शों और प्रतिमानों को सीखना ही समाजीकरण है। थर्ड, समाजीकरण के द्वारा जैविक व्यक्ति सामाजिक प्राणी बन जाता है। फोर्थ, समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आज हम समाज से अलग हो गए, हम आज भी समाज में रहते हैं और आज भी समाज से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। नेक्स्ट, समाजीकरण प्रक्रिया के द्वारा बालक समाज का कार्यात्मक सदस्य बन जाता है, यानी कि समाज के कार्य आने वाला सदस्य बन जाता है। नेक्स्ट, समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति के आत्म के विकास करने में सहायक होती है, यानी आप में कहीं ना कहीं समाजीकरण जो है आत्मविश्वास भरने में सहायक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति सामाजिक मूल्यों, मानकों
और समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को सीखता है और संस्कृति के भौतिक तथा अभौतिक तत्वों को आत्मसात करता है। नेक्स्ट, सामाजिकरण की प्रक्रिया अनुकूलन करना सिखाती है। नेक्स्ट, सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा संस्कृति जीवित रहती है और समाज अपनी निरंतरता बनाए रखता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया ही संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। आगे देखिए, नेक्स्ट है सामाजिकरण प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बन जाता है। नेक्स्ट, सामाजिकरण की प्रक्रिया अत्यंत व्यापक होती है। नेक्स्ट है सामाजिकरण सापेक्षिक क्रिया है, समय और स्थान के अनुसार इसका बदलाव हुआ हो सकता है, मतलब इसमें बदलाव हुआ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक सापेक्षिक क्रिया है, इतना भी आप लिख के आ सकते हैं। ठीक है, और समय और स्थान के अनुसार इसमें बदलाव हुआ हो सकता है। ठीक है, बदलाव यहाँ पे और लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। नेक्स्ट है समाजीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से होती है ये हम देखेंगे। समाजीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या दो दृष्टिकोणों से की जा सकती है। पहला है व्यक्तिक दृष्टिकोण से और दूसरा है वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से। व्यक्तिक दृष्टि से सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जो समाज के सदस्यों में आंतरिक रूप से उस समय तक चलती रहती है जब तक कि वे अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में समर्थ नहीं हो जाते। इस दृष्टि से व्यक्ति समाज के नियमों, परंपराओं और मूल्यों को अपना लेता है जिसमें वह रहता है। समाजीकरण की यह प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। अब यहाँ पे देखिए, व्यक्तिगत रूप से अगर हम देखें तो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो समाज के सदस्यों को, यानी मुझे, आपको, हर किसी को, क्योंकि कोई भी मानव है वो किसी न किसी समाज का सदस्य है ही। ठीक है, आंतरिक रूप से ये उस समय तक चलती रहती है जब तक कि वह अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में समर्थ नहीं हो जाता, यानी कि वातावरण के साथ ढल नहीं जाता। कहने का मतलब है कि एक बालक है, जब तक वो चलना, हंसना, बोलना, खेलना और बात करना और सभ्यता नहीं सीख जाता, तब तक क्या है, वो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। इस दृष्टि से व्यक्ति समाज के नियमों, परंपराओं, मूल्यों को अपना लेता है। यानी कि इस समय अगर आप अपनी एज देखें तो आप अपनी एज के अकॉर्डिंग आप जान चुके हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, समाज में रहने के क्या क्या नियम है। ठीक है, कौन कौन सी हमारी परंपराएं होती हैं, कौन कौन से रीति रिवाज होते हैं, क्या हमारे मूल्य हैं, हम सब कुछ जान चुके हैं। ठीक है, और यह जो प्रक्रिया है क्या कब तक रहती है, आजीवन चलती रहती है। यानी आजीवन, जब तक आपका जीवन है तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब देखें अगर हम वस्तुनिष्ठ दृष्टि से, तो सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। इस दृष्टि से यह प्रक्रिया समाज के सदस्यों को उन सामाजिक कार्यों की शिक्षा प्रदान करती है जिनको उन्हें करना चाहिए। ये हो गया वस्तुनिष्ठ दृष्टि, जैसे कि माता पिता अपने बच्चों में कुछ संस्कार डालते हैं, कुछ उन्हें नैतिक मूल्य सिखाते हैं, कुछ उन्हें रीति रिवाज, गुणियां बताते हैं, वही चीजें यहाँ पे बात की गई हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आपके परिवार में किस तरीके का जो त्योहार है वो किस तरह मनाया जाता है। ठीक है, किस तरह आप पूजन करते हैं, किस तरह से आप किसी से व्यवहार करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात होती है हम परिवार में रह के ही सीखते हैं हमें किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, किससे व्यवहार। अगर देखिए आप देखेंगे कि अक्सर जिस घर में ज्यादा लड़ाई होती है उन बच्चों को अगर आप देखेंगे तो वो भी थोड़े गुस्से और लड़ने वाले आपको मिलेंगे। यही अगर कोई परिवार ऐसा है जहाँ पे बहुत ही नर्म स्वभाव से बात की जाती है, बहुत ही जल्दी किसी पर विश्वास कर लिया जाता है, तो आपको वहां के बच्चे भी वैसे ही देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो चीजें होती हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती हैं, हस्तांतरित होती हैं, क्योंकि हम अपने माता पिता से सीखते हैं और हम वही चीज अपने बच्चों को सिखाएंगे। तो ये क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला प्रोसेस है। ठीक है, आगे देखिए, सामाजिकरण की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण कारक हैं। सबसे पहला है पालन पोषण। सामाजिकरण के लिए यह आवश्यक है कि बालक का पालन पोषण समुचित ढंग से किया जाए।
ऐसा होने पर ही वह समाज के मूल्यों और आदर्शों के अनुसार आचरण करना सीखता है। अगर उसका पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं किया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसे एक अच्छे वातावरण में नहीं रखा गया, एक अच्छी तरीके से सीख नहीं दी गई, तो वो क्या है, समाज के मूल्यों और आदर्शों को सीख नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसरण। बालक केवल अपने माता पिता की ही अनुसरण नहीं करता, अपितु अपने भाई बहनों, परिवार के अन्य सदस्यों, पड़ोसियों और समुदाय के अन्य सदस्यों का भी अनुसरण करता है। बालक अपने से बड़ों के कार्यों को देखकर समाज की परंपराओं और आदर्शों को अपनाता है। इस प्रकार अनुसरण सामाजिकरण का आधारभूत तत्व है। अनुसरण का मतलब है किसी से भी ग्रहण करना। ठीक है, तो एक बालक जो होता है वो केवल माता पिता से ही चीजें ग्रहण नहीं करता, वो अपने भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, जितने भी लोग, अड़ोसी पड़ोसी जो भी होते हैं, उन लोगों से सबसे ही कुछ ना कुछ ग्रहण करता है, कुछ ना कुछ सीखता है। स्कूल जाता है, टीचर्स से, प्रिंसिपल से, बच्चों से, साथ के लोगों से कुछ ना कुछ सीखता है। ठीक है, इस तरह से बालक अपने से बड़ों के कार्यों को देखकर क्या होता है, समाज की परंपराओं और आदर्शों को अपनाते हैं। जैसे उसके आसपास का वातावरण होगा वो भी अपने आप वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अनुसरण सामाजिकरण का आधारभूत तत्व है। थर्ड आता है निर्देश। निर्देशों या सुझावों का बालक के समाजीकरण से गहरा संबंध है। बालक वही कार्य करता है जिसको करने के लिए दूसरे व्यक्तियों द्वारा उसे कहा जाता है या उसको निर्देश दिया जाता है। इस प्रकार निर्देश सामाजिक व्यवहार की दिशा को निर्धारित करता है। अब देखिए, अगर आप छोटे बच्चे से कहेंगे कि नहीं ऐसे नहीं करते हैं, तो वो क्या होगा, उसे पता चलता है कि हमें ये नहीं करना है। अगर कोई बच्चा कोई कार्य करता है, किसी की मदद करता है, तो शाबाश ऐसे ही किया करो, ऐसे ही करना अच्छी बात होती है, इस तरीके से कहा जाता है। तो ये जो चीजें होती हैं, ये क्या होता है, निर्देश देना। ठीक है, आपने अगर किसी को निर्देश दिया कि नहीं ऐसा नहीं किया जाता है, किसी से लड़ाई नहीं की जाती है, किसी से झूठ नहीं बोला जाता है, ठीक है, चोरी करना गलत बात होती है, चोरी नहीं करते, तो ये क्या हो गया, निर्देश देना हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, और एक बच्चे में सामाजिक व्यवहार को स्थापित करता है। ठीक है, आगे देखिए, फिर आता है सहानुभूति। समाजीकरण की प्रक्रिया में सहानुभूति का भी विशेष महत्व है। बालक को अपने जीवन में सहानुभूति की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। सहानुभूति के द्वारा बालक में अपनत्व की भावना का विकास होता है, यानी कि उसमें अपनेपन की जो भावना है उसका विकास होता है। बालक उन लोगों के साथ विशेष लगाव रखता है, उनसे अधिक प्रेम करता है, उनकी बातों को सहज में ही स्वीकार कर लेता है जो उससे सहानुभूति रखते हैं। देखिए क्या होता है कि जो लोग बच्चे का साथ ज्यादा देते हैं, ठीक है, उससे सहानुभूति रखते हैं, उससे दुख को समझते हैं, अगर वो रो रहा है उसे छुपाने आते हैं, ठीक है, तो वो बालक क्या होता है, उसमें कहीं ना कहीं अपनेपन की भावना आ जाती है। ठीक है, और उन लोगों के साथ उसे विशेष लगाव हो जाता है, उनसे प्यार करने लगता है और क्या है, उनकी बातों को जल्दी ही मान लेता है। कई बार ऐसा होता है कि जो बालक से सहानुभूति रख रहे हैं वो लोग सही नहीं है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि वो गलत चीजें सीखता है, गलत संगत में पड़ जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो उससे कहीं ना कहीं अपनेपन की भावना रखने लगता है, उसे ये लगता है ये मेरा बहुत बड़ा शुभचिंतक है, मुझसे कभी गलत नहीं कहेगा। ठीक है, और उसकी बातों को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सहयोग। समाज ही बालक को सामाजिक प्राणी बनाता है। जाहिर सी बात है कि समाज में रहकर ही बालक जो है वो सामाजिक प्राणी बनता है। सामाजिक गुणों का प्रादुर्भाव उसमें समाज के द्वारा ही होता है। जैसे जैसे बालक समाज के अन्य व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त करता है, वैसे वैसे वह उनको अपने सहयोग देना भी आरंभ कर देता है। इससे उनकी सामाजिक प्रवृत्तियां संगठित होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, फिर आता है आत्मीयता। आत्मीयता पारस्परिक विश्वास और सम्मान का व्यक्तिगत संबंध है। परिवार, पड़ोस और समुदाय के प्रेमपूर्ण व्यवहार और सहानुभूति से बालक में आत्मीयता की भावना पैदा होती है। जो व्यक्ति बालक से प्यार करते हैं, उनके साथ सहयोग और
सहानुभूति का व्यवहार करते हैं, बालक भी उनको अपना समझने लगता है और उनके व्यवहार, आचरण, रहन सहन, भाषा, आदर्शों आदि को अपनाने का प्रयत्न करता है। देखिए, आत्मीयता का मतलब है किसी से आत्मा से जुड़ जाना या अपनापन, जैसे कि मैंने अभी बताया ऊपर कि किसी को अपना मान लेना, ठीक है, उसे अपने से जोड़ लेना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो बालक जिसे ज्यादा महत्व देने लगता है, जिससे ज्यादा अटैच हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वो उसकी तरह रहना सहना, उसकी तरह बोलना, उसके आचरण को लेना पसंद करता है, ठीक है। तो जो बच्चा होता है वो परिवार, पड़ोस, समुदाय, अपने आसपास के जो भी लोग हैं, ठीक है, जैसे किसी स्कूल में गया, किसी क्लब में गया, कहीं गया, तो वो क्या करता है कि वहां पे जो भी ऐसे लोग होते हैं जो उससे प्यार करते हैं, उसे सहयोग देते हैं, उससे सहानुभूति करते हैं, वो क्या होता है, उन्हें अपना समझने लग जाता है। और इससे क्या होता है कि वो उनके व्यवहार को, उनके आचरण को, उनके रहन सहन को, उनकी भाषा को, उनके आदर्शों को क्या करने लगता है, अपनाने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है पुरस्कार और दंड। बालक के सामाजिकरण में पुरस्कार और दंड भी बहुत आवश्यक होते हैं। जब बालक अच्छे कार्य करता है, समाज के आदर्शों, मूल्यों और मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है, तो उसको प्रशंसा मिलती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर कोई बच्चा है और वो उसने किसी की मदद की, तो हम क्या कहेंगे, शाबाश, ऐसे ही करना चाहिए, है ना, उसकी तारीफ करेंगे। और हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बहुत खुश हो गए तो उन्होंने अपने उसे इनाम के रूप में कुछ दे दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पुरस्कार या पुरस्कार मिलता है, ठीक है। लेकिन जब बालक समाज के आदर्शों, मूल्यों और मान्यताओं के विपरीत कार्य करता है अथवा असामाजिक कार्य करता है, तो उसे दंड मिलता है। इससे बालक के समाजीकृत होने में बहुत सहायता मिलती है, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई बच्चा है, देखिए, जिसने कोई गलत काम किया है, कोई आदर्श, मूल्य, मान्यताओं को ठेस पहुंचाने वाला कार्य किया है, जैसे कोई चोरी की है, किसी से लड़ाई झगड़ा किया, तो हम क्या करेंगे, ये एक असामाजिक कार्य होता है, इसके लिए हम उस बालक को दंड देंगे। यदि हम उसे दंड देंगे तो हम उसे ये जताएंगे, ये बताएंगे कि ऐसा हमें आगे से नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, बालक के समाजीकृत होने में उसे सहायता मिलेगी, यानी समाज से उसे जोड़ने में सहायता मिलेगी। चलिए आगे देखिए। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। पॉज करके नोट कर लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। फिर आती है बालक के सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारण, ठीक है। अब बालक के सामाजिकरण को किस तरीके से प्रभावित किया जाता है, किन कारणों से वो प्रभावित होता है, उस पर हम बात करेंगे। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अतः इसमें समाज के अनेक संस्थाओं का योगदान होता है, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी समाज की संस्थाएं हैं जो कि हमारे बच्चे में समाजीकरण करने में मदद करती हैं। उनमें से एक संस्था है स्कूल, ठीक है। बालक के समाजीकरण में सहायता प्रदान करने वाले प्रमुख तत्व के कारण निम्न है। सबसे पहला आता है परिवार। बालक के समाजीकरण का सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण कारक परिवार है। किंवाली अंक के शब्दों में समाज के अंदर समाजीकरण के विभिन्न साधनों में परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बालक का जन्म परिवार में होता है और वहीं पर उसका विकास होता है। परिवार में ही वह खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, वस्त्र पहनना, पूजा पाठ करना आदि कार्यों को करना सीखता है। परिवार में ही वह समाज के नियमों का प्रारंभिक और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है। आगे देखिए। परिवार में ही वह प्रेम, सहयोग, सहकारिता, सहानुभूति, दया, क्षमा, त्याग, सद्भाव, सहनशीलता और कर्तव्य परायणता आदि सामाजिक गुणों को सीखता है। व्यक्ति आजीवन परिवार में रहता है, अतः परिवार समाजीकरण का सबसे अधिक स्थायी साधन है। क्योंकि जो बच्चा होता है उसकी सबसे पहली पाठशाला क्या होता है, परिवार। वो परिवार में रह के ही सभी चीजें सीखना शुरू करता है, ठीक है। और परिवार में कब तक रहता है, वो आजीवन रहता है, यानी जन्म से मृत्यु तक है परिवार में जुड़ा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे बड़ा कार्य जो हमारे समाजीकरण में करता है, या सबसे अहम भूमिका जो निभाता है, वो कौन है, परिवार।
माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि परिवार के सभी सदस्य बालक के समाजीकरण में सक्रिय रहते हैं। परिवार के सदस्य ही बालक को अच्छा बुरा, उचित अनुचित, सही गलत, वांछनीय अवांछनीय, न्याय संगत अन्याय संगत आदि का ज्ञान कराते हैं। परिवार के सहयोगी और भावात्मक वातावरण का बालक के समाजीकरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और अपराधी, विघटित परिवारों का बालक के समाजीकरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए। फिर आता है विद्यालय। बालक का समाजीकरण करने वाले तत्वों में परिवार के बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? विद्यालय। विद्यालय बालक के समाजीकरण का औपचारिक साधन है। विद्यालय में बालक को उसकी सभ्यता और संस्कृति से परिचित कराया जाता है। उसे समाज के मूल्य और मान्यताओं के विषय में जानकारी दी जाती है और उसे उनके अनुसार आचरण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। देखिए, परिवार में जो पहली चीज बच्चा सीखता है वो परिवार से सीखता है। ठीक है, वो होता है एक तरीके से आचरण करना। ठीक है, उसके बाद वो है जब विद्यालय जाने लगता है तो वो क्या करता है? सभ्यता और संस्कृति को वो सीखता है। वो सीखता है कि कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए। वो हमारे मूल्यों और मान्यताओं के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, और जो हमारे स्कूलों में अनुशासन करवाया जाता है, जो हमें बताया जाता है कि इस तरीके से कहना है, इस तरीके से बोलना है, ठीक है, वो सब चीजें जो है उसके द्वारा बच्चे को क्या होता है? उस आचरण में ढलने में मदद मिलती है। विद्यालय में बालक का समुचित समाजीकरण करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। सबसे पहले विद्यालय में सामूहिक कार्यों जैसे वाद विवाद, पठ पाठन, नाटक, पर्यटन आदि का आयोजन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, विद्यालय में सामाजिक उत्सवों का आयोजन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, विद्यालय में खेलकूद, साहित्यिक, सांस्कृतिक आदि पाठ्यक्रम सहगामी के लिए व्यापक व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट, विद्यालय में सामूहिक अंतरक्रिया के अधिकाधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। नेक्स्ट, सामाजिक अनुभवों और सामाजिक कौशलों जैसे पत्र लेखन, सहभोज, दूरभाष का प्रयोग आदि की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट, विद्यालय का वातावरण प्रेम, सहयोग और सद्भावना से पूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट, विद्यालय का जीवन अनुशासन पूर्ण होना चाहिए। विद्यालय में आत्मानुशासन की भावना का विकास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक रीतियों, परंपराओं और कुप्रथाओं के निराकरण के विषय में बालकों को बताया जाना चाहिए। नेक्स्ट, बालकों में पुरस्कार और दंड के रूप में सामाजिक प्रतिष्ठा और तिरस्कार की स्वस्थ भावना का विकास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, विद्यालय को लघु समुदाय का रूप दिया जाना चाहिए। आगे देखिए, सबसे पहले हमारा आया परिवार, फिर आया विद्यालय। अब सामाजिकरण में उसके बाद जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो है पड़ोस और संगी साथी। ठीक है, क्योंकि पड़ोस और संगी साथी जो होते हैं उनके द्वारा हम कहते हैं कि यह जो हमारा बालक है वह एक सही है या फिर गलत आचरण में है, यानी कि संगत में है। ठीक है, बालक के समाजीकरण में पड़ोस और संगी साथी भी सहायक होते हैं। परिवार से निकलकर वह अपने पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों और अपने समवयस्क बालकों के संपर्क में आता है। उनके साथ उठता है, बैठता है, खेलता है, बात करता है, कभी लड़ता झगड़ता है तो कभी प्यार करता है। पड़ोस ही उसको अच्छी या बुरी संगति प्रदान करता है। अच्छी संगति में उसका विकास होता है और बुरी संगति में वह बिगड़ भी सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर संगति अच्छी होगी तो उसका विकास होगा और बुरी होगी तो उससे वह बिगड़ जाएगा। पड़ोस और संगी साथ अच्छे, सभ्य और सुसंस्कृत हों तो बालक का समाजीकरण उचित रूप में और तीव्र गति से होता है, और पड़ोस और संगी साथी अच्छे नहीं तो उनका समाजीकरण उचित दिशा में नहीं होता। फिर देखिए, फिर आता है जाति। बालक के समाजीकरण का एक प्रमुख साधन जाति है। प्रत्येक जाति की अपनी रीतियां, परंपराएं, मूल और आदर्श होते हैं और बालक अपनी जाति की इन्हीं रीतियों, परंपराओं, मूल्यों और आदर्शों को अपनाता है। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति के बालकों का समाजीकरण भी अलग अलग होता है। यद्यपि हमारे देश में संविधान के अनुसार कोई वर्ग भेद नहीं है, कोई छोटा या बड़ा, ऊंचा या नीचा नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप से कुछ जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि अपने को ऊंचा और श्रेष्ठ समझती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन जातियों के बालकों के अंदर अहम
और अभिमान की भावना पैदा हो जाती है तथा दूसरी जातियों के बालक हीनता के शिकार होते हैं। इन बातों का सीधा प्रभाव उनके समाजीकरण पर पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे सीधी सीधी बात बताई गई है कि अगर हम सामाजिक रूप में देखें, अगर हम कानून की किताब में देखें, ठीक है, हमारे संविधान में देखें, तो किसी को भी छोटा बड़ा या ऊंचा नीचा नहीं माना गया है, सबको समानता का अधिकार दिया गया है। लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप में देखें, यानी कि जो व्यवहार हमें देखने के लिए मिलता है, जो अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति के जो लोग होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उनके बालकों के अंदर भी हमें अहम और अभिमान देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो दूसरी जाति के बालक हैं उनमें क्या हो जाती है, हीनता की भावना पैदा होती है। ठीक है, जिसका सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है, समाजीकरण पर पड़ता है। ठीक, आगे देखिए, फिर आता है समुदाय। बालक के समाजीकरण में समुदाय का विशेष योगदान है। समुदाय अपनी संस्कृति, कला, साहित्य, इतिहास, प्रथाओं, परंपराओं, पूर्व धारणाओं, मनोरंजन के साधनों, शिक्षा के अभिकरणों, सुविधाओं, सामाजिक और धार्मिक उत्सवों और त्योहारों के द्वारा बालक के समाजीकरण को प्रभावित करता है। समुदाय की सामूहिक क्रियाओं में भाग लेने से भी बालक के समाजीकरण में सहायता मिलती है। समुदाय का संगठन और उसकी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति भी बालक के समाजीकरण को प्रभावित करती है। ठीक है, तो जो समुदाय होता है वह अपनी संस्कृति, कला, साहित्य, इतिहास, प्रथाएं, परंपराएं, ठीक है, और भी सभी चीजें, सुविधाएं, सामाजिक और धार्मिक उत्सव, त्योहार, ठीक है, मनोरंजन, ये सभी चीजें क्या करता है, एक बालक को देता है। ठीक है, और बालक के क्या होती है, ये सभी चीजें समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें प्रभाव डालती है। समुदाय की सामूहिक क्रियाओं में भाग लेने से भी बालक के समाजीकरण में सहायता मिलती है। सामूहिक कार्य यानी कि जैसे कोई ना कोई त्योहार होता है, जैसे कि मान लीजिए गणेश चतुर्थी है तो उसमें जगह जगह पंडाल लगते हैं। ठीक है, नवरात्रे हैं वहाँ पंडाल लगते हैं, तो इसमें क्या है, उसमें आपने भाग ले लिया। ठीक है, वो सामाजिक क्रिया है। ठीक है, उसमें आपने भाग ले लिया, इससे क्या होगा, इससे भी बालक को समाजीकरण में सहायता मिलेगी। समुदाय का संगठन और उसकी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति भी बालक के समाजीकरण को प्रभावित करती है। आगे देखिए, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संस्थाएं बालक के समाजीकरण पर समाज की धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संस्थाओं का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। समाज धार्मिक रूप से कट्टर है अथवा उदार, आर्थिक रूप से पूंजीवाद है, अथवा समाजवादी, राजनीतिक रूप से राजतंत्रवादी हैं, प्रजावादी हैं या अधिन्यायवादी हैं, आदि बातें बालक के समाजीकरण पर प्रभाव डालती हैं। समाज की सांस्कृतिक संस्थाएं बालक को समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं और सांस्कृतिक गतिविधियों से परिचित कराती हैं। भिन्न भिन्न संस्थाओं के संपर्क में आने वाले बालक के समाजीकरण में अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट आता है खेलकूद। खेलकूद बालक के समाजीकरण में बहुत योगदान देती है। बालक की रुचि खेलकूद में बहुत अधिक होती है। वह खेलते समय जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, ऊंच नीच, अन्य सभी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर दूसरे बालक के साथ आनंद प्राप्त करता है। खेलकूद में बालक की सामाजिक अंतरक्रिया का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होता है। खेलकूद में बालक में प्रेम, सहयोग, सहनशीलता, वफादारी, सहानुभूति, नियम पालन और टीम भावना आदि के गुण क्या होते हैं, विकसित हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है स्काउटिंग एवं गर्ल गाइडिंग। बालक के समाजीकरण करने वाले तत्वों में स्काउटिंग एवं गर्ल गाइडिंग का भी विशेष स्थान है। स्काउटिंग और गर्ल गाइडिंग जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, ऊंच नीच, बड़े छोटे, धनवान निर्धन के भेद तथा संकुचित राष्ट्रीयता की भावना को समाप्त करती है। यह समस्याएं बालक के दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है, उनको सामूहिक कार्य करने में
वह समस्याएं बालक के दृष्टिकोण को व्यापक बनाती हैं, उनको सामूहिक कार्य करने के अवसर प्रदान करती हैं और उनमें निस्वार्थ भाव से सेवा करने की भावना का विकास करती हैं। इन संस्थाओं की गतिविधियों में भाग लेने से बालक में प्रेम, सहयोग, सहकारिता, परोपकार, अपनेपन की भावना, ईमानदारी, निष्ठा आदि गुणों का विकास होता है, जो समाजीकरण में बहुत सहायक होता है। ठीक है, यानी कि जो स्काउटिंग और गर्ल गाइडिंग है उसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, धनवान, निर्धन ऐसा कुछ नहीं देखा जाता, बल्कि संकुचित राष्ट्रीयता की भावना को देखा जाता है और उसे समाप्त किया जाता है। वे समस्याएं बालक के दृष्टिकोणों को व्यापक बनाती हैं, उनको सामूहिक कार्य करने के अवसर प्रदान करती हैं और उनमें निस्वार्थ भाव से सेवा करने की भावना का विकास करती हैं। ठीक है, यानी कि इससे क्या होगा कि जो उनके मन में समाज की सेवा करने का भाव उत्पन्न होगा, वो कैसा होगा, निस्वार्थ होगा। वो किसी लालच में आके समाज में मदद करने के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, इन संस्थाओं की गतिविधियों में भाग लेने से क्या होता है, बालक में प्रेम, सहयोग, सहकारिता, परोपकार, अपनेपन की भावना, ईमानदारी, निष्ठा आदि गुण जो हैं उनका विकास होता है। इसलिए ये क्या है, समाजीकरण में ये भी बहुत सहायक होते हैं। आगे देखिए, ये सब नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, एटलीस्ट एक बार पढ़ लीजिएगा पॉज करके, आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, आगे देखिए, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में बाधाएं। मैस्लो के अनुसार बालक के समाजीकरण में बाधक तत्व निम्न है। सबसे पहला है बाल्यकालीन परिस्थितियां, जैसे माता पिता से प्यार न मिलना, बालक के मध्य कलह और संघर्ष, विधवा माँ, माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, अनुचित दंड, असुरक्षा, एकांकीपन आदि। देखिए, बालक का समाजीकरण जो है वो अगर सही नहीं हो पा रहा है, उसमें जो बाधा आ रही है वो कैसी हो सकती है। सबसे पहले तो बाल्यकालीन परिस्थिति कैसी, बचपन में अगर वो इन किसी चीजों से गुजरता है, जैसे माता पिता का प्यार उसे नहीं मिल पाया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हॉस्टल में होते हैं, वो बहुत ही मतलब बचपन से जब से वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं उन्हें हॉस्टल में भेज दिया जाता है, तो वो क्या होता है, माता पिता से वंचित रह जाता है, उन्हें सही गलत बताने वाला कोई नहीं होता। कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे बुरी संगत में भी पड़ जाते हैं। या फिर माता पिता के मध्य कलेश और संघर्ष, जिसके घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, वो बच्चे, उन पे गलत असर पड़ता है। या विधवा माँ है, सिंगल मदर कह सकते हैं, विधवा माँ या फिर सिंगल मदर या सिंगल फादर होते हैं, तो वो क्या होता है, उनपे डबल जिम्मेदारियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता। माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, जैसे कुछ घरों में आपको देखने के लिए मिलेगा कि बेटा है तो उसे बहुत ज्यादा प्यार दिया जा रहा है, और बेटी है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। या फिर कुछ घरों में ऐसा होता है, बेटी को बहुत ज्यादा प्यार दिया जाता है, बहुत ज्यादा उन्हें माना जाता है, लेकिन वहीं बेटों के संग तो अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, उनसे नाराजगी ज्यादा रखी जाती है, उनसे उम्मीदें ज्यादा रखी जाती है। ठीक है, उनके साथ व्यवहार थोड़ा कठिन किया जाता है, मतलब थोड़ा उन पे सख्त ज्यादा रहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो व्यवहार है ये क्या होता है, बच्चे में कहीं ना कहीं समाजीकरण में बाधा बन जाता है। ठीक है, अनुचित दंड अगर उसे दिया जा रहा है, असुरक्षा वो फील कर रहा है, एकांकीपन यानी कि कहीं ना कहीं वो अकेलापन फील कर रहा है, अलग कर दिया गया उसे। फिर आती है सांस्कृतिक परिस्थितियां, जैसे धर्म, जाति, वर्ग आदि से संबंधित पूर्व धारणाएं या फिर पूर्वाग्रह, यानी कि धर्म, जाति, वर्ग वगैरह से संबंधित अगर कोई धारणाएं हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है जो अपने धर्म को बहुत ज्यादा महत्व देता है, कुछ अपनी जाति को या अपने वर्ग को बहुत महत्व देता है, उसे इस बात पे ये कह लीजिए अहंकार है। ठीक है, जैसे कि अभी ऊपर बताया गया कि जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि अपने आप पे अपनी जाति पे बहुत अहंकार करते हैं, और दूसरे वाले, सामने वाले व्यक्ति को क्या करते हैं, हीन भावना से देखते हैं या उसे हीनता का एहसास करवाते हैं। तो वो सब किसमें आ गया, सांस्कृतिक परिस्थितियों में। ठीक है, फिर आता है देखिए
तत्कालीन परिस्थितियां, जैसे कि किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है, अपमान हुआ है, निराशा, ईर्ष्या या कठोरता आदि का अगर बालक सामना कर रहा है तो उसमें भी समाजीकरण सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है। अन्य परिस्थितियां कैसी होती हैं? शारीरिक हीनता, आत्मविश्वास का अभाव, शारीरिक दोष, शिक्षा का अभाव, आत्मनिर्भरता का अभाव, बेरोजगारी या असफलता। इस तरीके की जो परिस्थितियां हैं, ये सभी परिस्थितियां भी समाजीकरण में बाधा का काम करती हैं। ठीक है। आगे देखिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। उसके अलावा जो भी वीडियोज वगैरह हैं वो सब मैंने अपलोड कर दी हैं, और इससे पहले कि अगर आपने नहीं देखी हैं, 4 दिन की वीडियोज आ चुकी हैं, 4 वीडियो अपलोड हो गई है, नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।